और आपकी अर्निंग का ज़्यादा हिस्सा रेंट पे ही चला जाता है, जो आप रेंट पे करते हैं यहाँ कनाडा में। लेट्स से इस तरह का ट्रक मिलता है आपको, या इस तरह की गाड़ी आपको मिलती है, जो आप मनचाही गाड़ी आपको मिलती है, तो आपको क्या चाहिए? अगर सारी चीज़ें वहाँ पर ठीक हैं, तो फिर आप ना आइए कनाडा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आपको साल 2024 में कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात आपके लिए हो सकती हैं और क्या फ़ायदा आपको हो सकता है? ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, और किसी ने कहा कि क्यों ठंडे दोज़ख में बुला रहे हो? वहाँ पर कनाडा में इन्फ्लेशन है, जॉब्स नहीं हैं, मसाइल हैं, रेंट ज़्यादा है, और ऐसे में वहाँ पर मुश्किल होगा। तो आज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहाँ कनाडा में आना चाहिए, आपके लिए कनाडा आना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। इज़ इट वर्थ टू कमिंग कनाडा इन 2024? तो ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद डिसाइड करेंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉब्स की। आप स्टार्टिंग में आते हैं तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग में मसला होता ही है, लेकिन आप जॉब स्टार्ट करते हैं, आपकी जो मिनिमम वेज होती है उस पे आपका गुजारा चल जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि मिनिमम वेज पे ही आपने रिलाई नहीं करना, और उससे आप अगर ये सोचेंगे कि आपने यहाँ पर बिज़नेस करना है, आपका एंटरप्रेन्योरल माइंड है, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे आफ्टर सर्टन टाइम। आप अगर बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर है ये मुल्क ऐसा है कि ये आपको मौका देता है, और जिसे कहते हैं ना कि बिज़नेस तो ख़ानदान पालता है, वो आपने बात सुनी होगी। तो यकीनन मिनिमम वेज से तो आप अपने खर्चे पूरे करेंगे। लेट्स से आपका हाउस का रेंट हो गया, या आपने गाड़ी ली है तो उसकी इंश्योरेंस हो गई, या इस तरह बहुत सारे यहाँ पर चूँकि फ़ोन का खर्चा हो गया, और इसके बाद आपका अपना खर्चा हो गया। तो आप मिनिमम वेज से तो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वही पूरे करेंगे, उस तरह से आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ अगर आप बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, या कोई और काम करना चाहते हैं, या अपने स्किल्स पर काम करते हैं, तो यकीनन आप ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये मुल्क आपके लिए है। और जैसे मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि आप डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और एक ही अर्निंग पे अगर आप रिलाई करेंगे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि आपने 5 दिन अगर कहीं काम किया, 2 दिन ऑफ मिलता है, तो उन 2 दिनों में आप अपना खुद का कोई काम कर सकते हैं, आप ऊबर चला सकते हैं, इसके अलावा कोई और अर्निंग आपकी हो सकती है, ऑनलाइन को काम कर सकते हैं, अपनी स्किल इंप्रूव करें, देखें आप किस में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसी पे आप काम करेंगे, तो यकीनन आपको स्कोप मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रो कर सकते हैं। तो जॉब के हवाले से स्टार्टिंग में ज़ाहिर है आपको मसला हो सकता है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ और सेकंड मंथ आप कहीं ना कहीं एकोमोडेट हो जाते हैं, और आप आगे उसके बाद रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेंट की। तो 1 साल पहले जो रेंट यहाँ पर था वो ज़ाहिर है अब नहीं है। जहाँ भी कहीं आप रेंटल एग्रीमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है आपको मालूम है कि 1 साल बाद रेंट में इजाफा होता है। और यहाँ पर रेंट की सूरत हाल ये है कि अगर आप सिंगल रूम ले रहे हैं तो आपको तकरीबन ऑन एन एवरेज 600 का मिल जाएगा, 500-600 का आपको मिल जाएगा, एंड इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर ले रहे हैं। अगर आप टोरंटो में लेने के ख्वाहिशमंद हैं, डाउनटाउन में लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ज़ाहिर है उसका ज़्यादा रेंट ज़्यादा होगा। और एक और कॉन्सेप्ट भी है कि यहाँ पर रूम शेयरिंग पे मिलते हैं, ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो शेयरिंग पे रूम लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 400 लगा सकते हैं, 400 साढ़े 400 स्टूडेंट्स देते हैं शेयरिंग पे, यानी एक रूम 2 स्टूडेंट्स ने शेयर कर लिया। तो इस तरह से शेयरिंग का भी एक कंसेप्ट है, और बेसमेंट भी आपको मिल जाती है, और बेसमेंट का रेंट आप फैमिली के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 1200 से 1500 तक ये जाता है। और ये फिर वही डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, किस एरिया में लेना चाहते हैं। अगर आप शहर से थोड़ा सा साइड की तरफ आएंगे तो आपको रेंट थोड़ा कम पड़ सकता है। अगर आप शहर की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप डाउनटाउन साइड पे जाना चाहते हैं, टोरंटो डाउनटाउन में रहना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आपको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जब मैं कनाडा आया तो स्टार्टिंग में जो मुझे रूम मिला वो ओनर बड़े अच्छे थे। वो कहते हैं ना किसी की अच्छा याद रखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि रेंट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब आपका कहीं कोई आमदनी होगी तो तब दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो पहले महीने का रेंट मैंने उनको नहीं दिया था, मतलब आगे दे दिया था, लेकिन इस तरह के लोग भी होते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ है, आप किसी को जानते हैं, या आपके रिश्ते से कोई है, तो वो आपको इस तरह से अकोमोडेट कर देते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आने से पहले आप किससे बातचीत कर लेते हैं, डन कर लेते हैं, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो जॉब और रेंट के बाद हम आते हैं हाउसिंग की तरफ। तो ज़ाहिर है हर बंदे का ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर अपना घर ले, और कनाडा में कंसेप्ट ये है कि आप घर ले सकते हैं। जैसे ये घर आप दे सकते हैं, आप ये मॉर्गेज पे आपको मिल जाते हैं, और अगर आप मॉर्गेज पे मिनिमम वेज पे घर लेंगे तो ज़ाहिर है आपकी जो अर्निंग का ज़्यादातर हिस्सा मॉर्गेज पे ही चला जाएगा, और आपकी अर्निंग का ज़्यादा
ज़्यादा हिस्सा रेंट पे ही चला जाता है, जो आप रेंट पे करते हैं यहाँ कनाडा में। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आपका सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगा, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। यानी आप अकेले हैं, आपके साथ अगर आपकी फैमिली आती है, आपकी वाइफ़ है, तो ज़ाहिर है अगर 2 बंदे अर्निंग करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएँगी। किसी ने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा में होता ये है कि आप जाकर को घर ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं और ज़िंदगी सारी आपको फिर वही, मतलब आप एक तरह से पाबंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो इंस्टॉलमेंट ही भरनी होती है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और लेट्स से इस तरह का ट्रक मिलता है आपको, या इस तरह की गाड़ी आपको मिलती है, जो आप मनचाही गाड़ी आपको मिलती है, और ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती, ये सर्टेन टाइम के लिए होती है, लाइक 20 साल का एग्रीमेंट होता है या 10 साल का या 5 साल का, इस तरह होता है। तो आपको क्या चाहिए? इतना अच्छा घर अगर आपको मिलता है जो आप ख्वाहिश करते हैं, तो इसके अलावा और आपको क्या चाहिए? ऐसा आप सोच सकते हैं वहाँ जहाँ आप रह रहे हैं। तो हाउसिंग के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब तक आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती, तब तक आप हाउसिंग पे हाथ डाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड कि आपकी अर्निंग कितनी है। तो हाउसिंग के हवाले से भी, जो घर पहले 1 साल पहले तकरीबन जो अगर 5 लाख का था, तो आज 6, साढ़े 6, 7 तक पहुँच गया है। तो ज़ाहिर है ये जो फिनोमेना है, ये सिर्फ कनाडा में नहीं है, ये हर मुल्क में है। ये आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कनाडा में इस तरह के मामलात हैं और बाकी ममालिक में नहीं हैं, तो आप खुद मुवाज़ना कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो मेरा आपसे सवाल ये है, इन्फ्लेशन के हवाले से, आप इस वक्त जहाँ जिस मुल्क में भी हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, दुबई में हैं, ओमान में हैं, या इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या जिस भी मुल्क में हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन के हवाले से प्लीज़ अगर आप मुझे बताना पसंद करें कि वहाँ पे सूरत हाल क्या सब सही है, सब ठीक चल रहा है? अगर सब ठीक चल रहा है तो फिर आपको नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पर महंगाई और इन्फ्लेशन का जो रेट है, वो आपके अगर सामने है, हाँ, आप खुद देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। लेट्स से इन्फ्लेशन की बात हो गई, रिसेशन के हवाले से आपने बात की, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस पे तबाह आज़माई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप जॉब के अलावा कुछ और भी काम कर सकते हैं, बिज़नेस करें, अपने जो सोर्स ऑफ अर्निंग हैं उनको बढ़ाएँ, ऑनलाइन को काम शुरू करें, तो ज़ाहिर है आप इस तरह से इन चीज़ों को कम्पीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें सारी स्मूथ हैं? अगर सारी चीज़ें वहाँ पर ठीक हैं, तो फिर आप ना आइए कनाडा। अगर वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ पर आइए, कनाडा आपको वेलकम करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको ग्रो करने में। और यहाँ आने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको मेडिकल फ्री है, आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आपके वालिदैन आ सकते हैं और आपके पीआर के बाद, और इसके अलावा आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर तो वहाँ जिस भी जगह पे हैं, आपकी जॉब सही है, सारे मामलात स्मूथ हैं, तो फिर फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप मेरी राय अगर पूछना चाहेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर क्वालिटी लाइफ है, फ्रेश एयर है, मौसम ज़ाहिर आप एंजॉय करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इस मौसम को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। और इसके अलावा आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, यहाँ पर आपके अपने राइट्स हैं, और स्पेशली ये मुल्क ह्यूमन राइट्स के हवाले से मशहूर है, तो आपको सोसाइटी में एक मकाम मिलता है। तो मेरी तरफ से अगर आप पूछना चाहें, तो मेरी ये राय है। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप कनाडा में अगर आना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किस तरह का कंसर्न है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उस पे हम मज़ीद बात कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ज़रूर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।